तो इस तरीके से अलग अलग एग्जीबिशन में जाके हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। और आप ये मानकर चलिए, अगर आपके पास कुछ भी पैसा है, आपका छोटा बजट भी है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट कि न्यूमिस्मेटिक की जो फील्ड है, हमसे लगभग हज़ारों लोग मिलते हैं हमारी एग्जीबिशंस में, और ऑल इंडिया में जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, आप ये मानकर चलिए कि हर महीने कम से कम 2 से 3 एग्जीबिशन होती हैं अलग अलग स्टेट्स में मिला के। तो पूरे साल में 50 से ज़्यादा एग्जीबिशंस होती हैं, और लगभग 20 साल में कम से कम 1000 से 2000 एग्जीबिशंस में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। दिल्ली में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़र हम हैं। हमने दिल्ली के अलावा यमुनानगर और अलीगढ़ में भी एग्जीबिशन की थी शुरुआत में, जब हमने शुरू किया था। तो इतनी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं और बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों से हमारा बातचीत का दायरा रहा है। तो इसमें हमने बहुत चीज़ ये रियलाइज़ की कि बहुत सारे लोग इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, और हमेशा से उनका टारगेट ये रहा है कि भाई ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट लाइन है। और काफ़ी लंबे टाइम से, जब से सोशल मीडिया आया है, उसके बाद से लोगों में क्यूरियोसिटी डेवलप हुई है कि ये है क्या। वास्तविकता देखो ये है, और ये हज़ारों सालों से कलेक्शन की और हॉबी का काम चल रहा है। और जो लोग कलेक्शन करते हैं, जिनकी हॉबी है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 50 साल, 100 साल या 200 साल, उससे भी पुराने पीरियड से लोगों की एक हॉबी रही है कि किसी चीज़ को कलेक्शन करें जो उनके लिए यूनिक है, जो जनरल पब्लिक के लिए यूनिक है, या कोई इस तरीके का अरेंजमेंट किसी भी चीज़ को रखने का कि जो यूनिक हो, जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो, देखने वाले को लगे कि वाकई में आपने कुछ किया है। तो किसी भी तरीके से इस हॉबी में जुड़ने के लिए अभी भी लाखों लोग तैयार हैं कि भाई इस हॉबी में जुड़ें कैसे। और बहुत सारे लोगों का मैं ये समझता हूँ कि जिसमें से जितने लोगों ने मेरे से बात की है, मेरे हिसाब से सिर्फ 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, जो सिर्फ एज ए हॉबी इसको सोचते हैं। अदरवाइज जो हॉबी से भी जुड़ना चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि इसकी हॉबी को अगर हम करते हैं, हॉबी के हिसाब से इसको करते हैं, तो फिर भी इसका बेनिफिट क्या होगा। हालांकि एक हॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको एक मानसिक शांति मिलती है, मेंटल पीस मिलता है। उसके साथ साथ एक सारी चीज़ों से हटकर आप इस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि जो सब चीज़ों को आप भूल जाते हो, और वो टाइम आपके लिए सबसे प्रीशियस होता है, सबसे अच्छा होता है। और उससे अप्रिशिएशन जो मिलता है, उससे हमारी एनर्जी बढ़ती है। और ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए तो वो काम मिल जाता है उनको, जिससे उनकी आगे की लाइफ में जो एक ऐसा लगता था कि उनको कोई काम नहीं है, तो उसके बाद ये ऐसा काम मिल जाता है जिसके बाद उनकी जो भी लाइफ है उसमें एक टारगेट सेट हो जाता है कि मेरे को ये काम करना है। और फाइनेंशियल उनका बेनिफिट इसमें होता ही है। और ये हॉबी ऐसी है कि जो डायरेक्ट पैसे से रिलेटेड है, और जो भी एज ए हॉबी भी अगर इसमें आप करते हो, तो भी आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में इसका एक बेनिफिट आपको मिलता है। और इन केस अगर आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, तो आपकी आने वाली जनरेशन उसका बेनिफिट उठाती है। तो हॉबी तो इस तरीके की है। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि इसमें से किस तरीके से वो इसको एक इनकम सोर्स का, पैरेलल का एक ऑप्शन बना लें, जिससे आगे आने वाले टाइम में उनका ये एक इनकम सोर्स का काम हो जाए, काम भी हो जाए, और वो एज ए हॉबी भी करते रहें, और एक बिजनेस भी उनका हो सके। तो मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैं लगभग 20 साल पहले इस लाइन में आया था, आप ये मानकर चलिए कि कॉइन्स और नोट्स, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और ये लाइन अब भी उतनी अवेयरनेस पे नहीं है जितनी बाकी फील्ड में सेचुरेशन आ चुके हैं। तो इस लाइन में अभी बहुत बेसिक नॉलेज की भी ज़रूरत है लोगों को। जो चिटिंग फ्रॉड की वजह से लोग मिसगाइड हो रहे हैं, उनको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये है क्या। तो जब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली पहले इस लाइन में उतना स्कोप नहीं था। और दूसरी बात, कभी भी कोई भी दूसरा डीलर या कोई भी कलेक्टर आपकी उस टाइम पे हेल्प नहीं करता था कि इस काम को कैसे शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मैंने कॉमन चीज़ों को लेना शुरू किया। सबसे पहले मेरे को गलतफहमी ये थी कि हरिद्वार से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं हरिद्वार जाता था, वहाँ से 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो
जितनी मेरी कैपेसिटी होती थी मैं उतने कॉइन लेकर आता था, या कोशिश करता था, सारे दिन बैठ के उनको देखता था। फिर जब वो मैंने उनको निकालने के लिए कोशिश की तो उस टाइम पे वो जल्दी से नहीं बिके और मुझे वो दिल्ली में जहाँ पर देने पड़े, तो उन लोगों ने बताया कि हरिद्वार भी दिल्ली से ही सारे कॉइन जाते हैं, तो आप जो कॉइन हरिद्वार में ढूंढते हो वो दिल्ली से जाते हैं। तो हम उल्टा काम कर रहे थे कि हरिद्वार से सिक्के लाके दिल्ली में दे रहे थे, और हरिद्वार वाले लोग दिल्ली से आकर लेके जाते थे, वो बेचते थे लोगों को। तो ये एक रिवर्स चीज़ थी और गलत था। जब हमें इस बारे में पता चला तो फिर उस चीज़ को मैंने बंद किया। फिर उसके बाद पंजाब में कुछ मीटिंग्स होती थी, मंथली मीटिंग्स, जो पंजाब में तो काफ़ी जगह होती है, इंडिया में भी काफ़ी जगह होती है, लगभग हर स्टेट में ये मीटिंग्स होती हैं, जो कलेक्टर्स की और डीलर्स की होती हैं। और वो छोटी मीटिंग्स होती हैं जिसमें 15-20 लोग, 25 लोग, 50 लोग तक होते हैं, और कुछ लोगों ने वो कंटिन्यू की हुई हैं, कुछ लोगों की वो डिसकंटिन्यू रहती हैं। तो पंजाब में मैंने रेगुलर हर महीने उन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, वहाँ से कॉइन खरीदने शुरू किए। फिर मेरे को जहाँ पर भी सोर्स दिखाई देता था कि डिफरेंट चीज़ें कुछ खरीदूँ, वो चीज़ें मैं लेता था। उसके बाद मैंने एग्जीबिशनों में जाना शुरू किया। मैं कलकत्ता एग्जीबिशन में गया, बॉम्बे एग्जीबिशन में गया। कलकत्ता में मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना माल बेचने आए हुए थे। तो जनरल एक आइडिया लेके छोटी छोटी चीज़ें हमने उनसे खरीदनी शुरू की। फिर एग्जीबिशन में काउंटर पे जाकर वो चीज़ बेचने की शुरुआत की। उन दिनों में इतना कंपटीशन नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा कोई रूमर्स फैली हुई हो या चीटिंग फ्रॉड चल रहा हो। 20 साल पहले वैसी पोजीशन नहीं थी। तो हमने वो चीज़ें कलकत्ता में नीचे डीलर्स से या कॉमन लोगों से काफ़ी चीज़ें खरीदी, ऊपर स्टॉल पे जाके बेचा, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया, जनरल स्टार्टिंग हो गई थी। मतलब वो बेसिक था कि वो नर्सरी केजी की क्लास थी हमारी, कि हम नीचे से कॉमन रेट में कोई चीज़ ली और ऊपर थोड़ी सी महंगे रेट में वो बेच दी। तो इस तरीके से अलग अलग एग्जीबिशन में जाके हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। और आप ये मानकर चलिए, अगर आपके पास कुछ भी पैसा है, आपका छोटा बजट भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा बजट है तो आपको छोटी चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे आप अगर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से भी शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें आपको 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में कॉमन कॉइन मिल जाएंगे, जिनकी मेटेलिक वैल्यू होती है। जैसे कॉपर निकल के कॉइन आपको 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये के हिसाब से क्वांटिटी मिल जाती है। बेसिकली कॉइन्स जो अभी रनिंग कंडीशन में चल रहे हैं, जो भी करेंसी चल रही होती है, आपको उसके मेटल वैल्यू के हिसाब से परचेज तो कर सकते हो, लेकिन उसका मेटल के हिसाब से सेल परचेज आप एज ए कलेक्टर, डीलर ये तो कर सकते हो कि आपका न्यूमिस्मेटिक टर्म के हिसाब से। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से जो रूल रेगुलेशन है हमारे, उसमें किसी भी तरह के कोई भी करेंसी, किसी की भी मेटल की हो, अगर आप उसको डैमेज करते हैं या उसको मेल्ट करते हैं, तो ये पूरी तरीके से इलीगल। ये क्राइटेरिया बन गया है कि जैसे 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे जो कॉपर निकल के आते थे, तो मेटल की वैल्यू बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू तो बढ़ गई है, और ये न्यूमिस्मेटिक वैल्यू बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि उसको लेकर आपको मेल्ट करना है। तो इस वजह से 25 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे जो भी मेटल है, उसकी वैल्यू आज की डेट में 1.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये तक या 10 रुपये तक बढ़ चुकी है। तो वो चीज़ें जब न्यूमिस्मेटिक फील्ड में यूज़ होती हैं, जैसे चांदी का सिक्का 1 रुपये का ब्रिटिश पीरियड में 1 रुपये में ही होता था, आज की डेट में उसकी मेटलिक वैल्यू बढ़ चुकी है, तो वो 2000, 2200, 2500, 3000, ये मेटल की वैल्यू के हिसाब से उसकी रेशो बढ़ती है। इसी तरीके से जो रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स है, उसमें भी मेटल की वैल्यू की वजह से 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, जिसमें जो मेटल है वो कॉपर, कॉपर निकल या निकल या ब्रास, ये मेटल होते हैं, तो इनकी एक मेटेलिक वैल्यू के हिसाब से न्यूमिस्मेटिक वैल्यू बढ़ जाती है। और इसमें एल्यूमिनियम की सबसे कम वैल्यू होती है, मेटेलिक वैल्यू। और एल्यूमिनियम जो मेटल है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उसके अंदर बहुत जल्दी उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, और उसकी मेटेलिक वैल्यू भी बहुत कम है। और अगर वो अच्छी कंडीशन का होता है तभी वो बिकता है, नहीं तो वो जल्दी से नहीं बिकता। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी रोजी रोटी इसी को बनाना चाहते हैं, तो आप उसको मेटेलिक वैल्यू के हिसाब से परचेज़ कीजिए। और उसमें भी आपको बेनिफिट क्या है कि आपने अगर उसको मेटेलिक वैल्यू से 10%, 20% कम करके परचेज़ कर लिया और एक कॉमन में ही उसको आपने सेल कर दिया न्यूमिस्मेटिक वालों को, तो आपका 10 से 20% का मार्जिन तो वो हो गया। इसके साथ साथ हम जो बताते हैं इसमें कि 1 पैसे, 2 पैसे या कॉपर के जो घोड़े वाले आते थे, ये 1 पैस, वो उसके साथ साथ 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे,
₹1, ₹2 या ₹5। इसमें हमने आपको बार बार वीडियो में बताया कि रेयर डेट्स कौन कौन सी होती हैं। तो आपका बेसिक वर्क क्या है कि आपको वो सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है कॉमन सर्कुलेशन से, डीलर से नहीं लेनी है, किसी भी कॉमन सर्कुलेशन से वो चीज़ें इकट्ठी करनी है। उसके बाद आराम से बैठ के इसको छांटना है कि जो वो चीज़ें आपकी स्केयर और रेयर निकलती हैं उसमें से वो अलग से एक डब्बा बना लो। ये मटेरियल आपने अगर इसमें 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट किया है तो वो 10,000 से 12,000 15,000 आपको मेटेलिक वैल्यू का वेरिएशन के हिसाब से आप उसको बेच सकते हो, जिसमें आपका पूरे महीने का बेसिक खर्चा निकल जाता है। उसके बाद जो चीज़ें आपने स्केयर और रेयर उसमें से निकाली हैं वो आप आकर किसी भी डीलर को, कलेक्टर को कभी भी बेच सकते हो। हमारे ऑफिस में भी हम रेगुलर खरीद रहे हैं, कॉमन चीज़ें भी हम खरीद रहे हैं और रेयर चीज़ें भी हम खरीद रहे हैं, स्केयर भी हम खरीद रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्टील के सिक्कों में रेयरिटी कम है। तो स्टील का अगर लॉट आप उठाते हो तो उसका बेनिफिट आपको कम है, क्योंकि मेटेलिक वैल्यू के हिसाब से भी उसकी वैल्यू नहीं आती है और रेयरिटी भी उसमें बहुत कम है। तो या तो अगर स्टील के आप सिक्के उठाते हो तो फेस वैल्यू पे उठा के उसमें से रेयरिटी निकाल के उसको कॉमन सर्कुलेशन में चला दो, तो रेयरिटी आपके पास होगी, वो कैश हो जाएगी। लेकिन बेसिक तरीका मैंने आपको ये बताया है कि आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं और मेहनती हैं तो 2,000, 5,000, 10,000 रुपये के हिसाब से अगर आपकी जेब में सिर्फ 2,000, 3,000 रुपये हैं तो सिर्फ उसी पैसों का सामान लेके उसमें से स्केयर और रेयर निकाल के तो कॉमन चीज़ों को 5 से 10% प्रॉफिट में हर तीसरे दिन बेच दो। वो पैसे आपके रिकवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोबारा अगले 2-3 दिन में मतलब उसका टर्नओवर आप रूटीन में बार बार उसको घुमा के उन चीज़ों से कमाई का सोर्स बना सकते हो। ये चीज़ें सीनियर सिटीजन के लिए भी हो सकती हैं कि भाई उनकी कैपेसिटी अगर 10,000, 20,000 की है तो कॉमन सर्कुलेशन से वो ये सारी चीज़ें ले सकते हैं और घर में बैठ के आराम से वो स्केयर, रेयर या कोई भी चीज़ उसमें अच्छी निकलती है। एरर कॉइन्स भी नॉर्मली उसमें निकलते हैं, रोटेशन उसमें निकलते हैं, तो आपका टाइम भी बहुत अच्छा पास होगा और आपको एक अलग से खुशी महसूस होगी कि भाई मैंने ये 2,000 के सिक्के लिए थे, इसमें से मेरे 5 सिक्के जिनकी वैल्यू 500 से 1,000 रुपये है वो अलग से निकल गए और मेरे को 400 रुपये, 2,000 रुपये अलग से मिल गए। तो ये चीज़ें जब हम उसमें देखते हैं कि रोटेशन, कोई एरर, कोई स्केयर डेट, कोई रेयर डेट जब उस लॉट में से निकलती है तो एक खुशी का एहसास होता है। और पूरे महीने में अगर आप रेगुलर इस काम को करते हैं तो मेरे हिसाब से जितनी आप उसमें मेहनत करेंगे उसके हिसाब से उसमें रिजल्ट भी आएगा। सेम पोजीशन करेंसी में ₹1, ₹2, ₹5 के जो नोट आते हैं तो वो फेस वैल्यू या इससे थोड़े ऊपर, जैसे हम ₹1 और ₹2 के जो नोट होते हैं अगर वो रनिंग कंडीशन में है तो ₹3 में ले रहे हैं, और अगर वो यूएनसी कंडीशन में है तो हम ₹6, ₹7, ₹8 भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मार्केट में कोशिश करेंगे, बर्तन वालों के पास बदले में बहुत सारे बर्तन लेके जाते हैं कॉइन दे के लोग, और वहाँ से भी एक सोर्स होता है। परचून वालों की दुकानों पर ये सामान आता है, ये सारे कॉइन्स आते हैं, करेंसी आती है, छोटे नोट आते हैं, पान वालों की दुकान पर आते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं बिजनेस में जिसमें सारे सिक्कों का और नोटों का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें अगर आप कंसिडर करके इस लाइन में आना चाहते हैं, एज ए डीलर आइए, एज ए कलेक्टर आइए, एज एन इन्वेस्टर आइए, तो किसी भी तरीके से टाइम पास के लिए, हॉबी के लिए भी सीनियर सिटीजन इस लाइन में आना चाहते हैं तो आप आइए। अगर आप आते हैं और हमारी तरफ से आपको कोई भी मदद चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सजेशन चाहिए, किसी चीज़ की वैल्यूएशन करवानी है, सेल या परचेज करवाना है, तब भी आप हमारे पास भी आ सकते हैं। हमारे पास कोई भी एंट्री फीस नहीं है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। आप ऑफिस पे डायरेक्ट आ सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती। अपने ऑफिस पर दरियागंज अंसारी रोड, जिसका एड्रेस हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो में दिया हुआ है, स्क्रीन पर ही दिया हुआ है, वहाँ पर आके ये सारी चीज़ें बेच सकते हैं। जो चीज़ें आपको ख़रीदनी है तो ख़रीद भी सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपसे कलेक्टर डिमांड करेंगे तो आप यहाँ से ले जाकर भी कलेक्टर्स को अपने दे सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोविज़न इस फ्लैट का है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।